हेलो, नमस्कार। माय नेम इज ओम प्रकाश वर्मा और हम आज बात करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स, जो हमारे चैप्टर का नाम होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और आगे हम ऐसे ही आपको स्टडी करवाते रहेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए हम बात करें क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी, जो पेपर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। फिजिक्स में दो ही चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला क्या है, लाइट चैप्टर, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो लाइट चैप्टर का मैंने पहले ही वीडियो में डाला हुआ है, बाकी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लाइट चैप्टर का लिंक डाल दूंगा। तो आइए आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे मॉडर्न सोसाइटी में ज़रूरत क्यों है, हमें क्यों इसकी स्टडी करना पड़ेगा, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है। सोचिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी होता ही नहीं, लाइट होता ही नहीं, तो क्या होता है। जो हम मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, जो हम टीवी देख रहे हैं, ये सब जो भी सब चीज़ें हैं, मेट्रो हो गया, ट्रेन हो गया, सब किसके ऊपर चलते हैं, सब लाइट से ही तो चलता है। सोचिए अगर लाइट इलेक्ट्रिसिटी पे ही तो चलता है। अगर सोचिए अगर इलेक्ट्रिसिटी होता ही नहीं तो हमें कुछ ये सारी चीज़ों का हम सही से इस्तेमाल कर ही नहीं पाते, तो हम कितने साल पीछे चले जाते हमें खुद नहीं पता होता। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही बल्ब, टीवी, ये सब चीज़ें आया। तो आइए उसको हम जानते हैं। थिंक लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। सोचिए जब लाइफ जो है हमारा बिना इलेक्ट्रिसिटी का कैसा होगा। इन दिस मॉडर्न सोसाइटी इट इज़ इम्पॉसिबल टू सर्वाइव। हमारे लिए क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। इस वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर इलेक्ट्रिसिटी होता ही नहीं तो हमारे लिए क्या होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। सिंस वी आर साइंस स्टूडेंट, सो इट नेसेसरी अंडरस्टैंड टू बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दी वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो ये जो एक्सेलरेटर मॉल में हम कहीं जाते हैं तो एक्सेलरेटर होता है, वो भी किसके ऊपर, फिनोमेना के ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी के ही ऊपर काम करता है। फिर हम कंप्यूटर्स जो भी चलते हैं वो सब किस पे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की ही कहानी पर चलाता है। फिर लास्ट में क्या है, मेट्रो सब किसके ऊपर है, जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सब किसके ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ टर्म है। तो सोचिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, हम पढ़ेंगे क्या इस इलेक्ट्रिसिटी में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ा जाएगा। फिर क्या पढ़ा जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। फिर करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट के बारे में जानेंगे। लास्ट में जो पढ़ेंगे हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे। फिर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। फिर रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन जानेंगे। लास्ट में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है जो क्लास 10th के लिए इतना सफिशियंट है। तो हम सारे अगले 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं आपको समझाने की क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो आइए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज चार्ज, कि चार्ज क्या है और चार्ज के पीछे का स्टोरी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बना कैसे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है। उसको पढ़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है कि हम चार्ज के बारे में जान पाए कि चार्ज होता क्या है और एक कैसे इलेक्ट्रिसिटी का टर्म चार्ज से कनेक्ट है। ठीक है, तो आइए, तो हम बात करेंगे एटम की। व्हाट इज एटम, चार्ज के ही पीछे एटम की कहानी है। तो व्हाट इज एटम, तो हमें पता है दुनिया में जो भी चीज़ बना है वो सब किससे मिलके बना है, सब एटम से मिलकर है। कहते नहीं है कि कण कण में भगवान बसे हुए हैं, वैसे कण कण सब किससे मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है। कण कण हर एक चीज़, हर एक पार्टिकल जो भी हमारे नज़रों में आ रहा है, जो भी चीज़ दिख रहा है वो सब किससे मिलके बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। और एटम किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो एटम 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो किससे, इलेक्ट्रॉन और दूसरा कौन सा, प्रोटॉन से। ये 2 नाम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, हमारा न्यूट्रॉन बनता है, न्यूट्रॉन।
तो हमने बेसिक आइडिया लिया वो क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में केमिस्ट्री में, कि हमें पता है कि एटम किससे मिलके बना हुआ था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना रहता है। तो सेम कहानी, इसी इलेक्ट्रॉन को और इसी प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है, चार्ज बोला जाता है। चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन का चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। मैंने बोला कि एटम किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, दो चीज़ों से। कौन से, इलेक्ट्रॉन के वजह से, इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है और प्रोटॉन से मिलके बना। और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो मिलके बना, लेकिन हमारे लिए उतना वो जरूरी नहीं है, प्रोटॉन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जो है, अब पूरा जो कहानी है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है, पूरा का पूरा गेम किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। हम प्रोटॉन की बात इसमें नहीं करेंगे। सारा गेम किसका है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, दो तरीके से हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे दो तरीके से रह सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहे, रेस्ट पे रहे, या तो कहाँ रहे, मोशन में रहे। ठीक है, एक ओवरव्यू दे रहा हूं आप लोगों को ताकि समझ में आए। या तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहे, रेस्ट पे रहे, या तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, मोशन पे रहेगा। जब रेस्ट पे रहता है तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और जब वो मोशन में रहता है तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। आ जाइए, अब जो हमें वो टर्म छिपा हुआ था वो टर्म हमें मिल चुका है, इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, किसके बारे में स्टडी करना होता है, करंट के बारे में स्टडी करना होता। तो हमें वो टर्म जो छिपा हुआ था एटम से, वो टर्म हमें मिल चुका है कि एटम के अंदर करंट कैसे बनता है और क्या कहानी है सबकी। ठीक है, तो एटम दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन बेसिकली हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन की ही डील करेंगे। इलेक्ट्रॉन दो टाइप से रह सकते हैं, या तो रेस्ट पे रहेगा या तो मोशन में रहेगा। जब रेस्ट पे रहेगा तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और जब मोशन में रहेगा तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। और यही से हमारा इलेक्ट्रिक करंट का क्या मिल जाएगा, डेफिनेशन मिल जाएगा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो होना, कितने समय में फ्लो हो रहा है, उसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाएगा। तो कुल कहानी जुला के एटम से मैंने यहाँ पे आपको क्या कर दिया, कनेक्शन करवा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही चीजों को मजेदार तरीके से हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो हमें पता चल गया एटम के बारे में आइडिया। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए टाइप्स ऑफ चार्ज, तो मतलब टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं, दो होते हैं। एक तो नेगेटिव होता है और एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दे आर द टू टाइप्स ऑफ चार्ज, दो टाइप्स के चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है एक, और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन होता है। देखो प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो वही कह रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, दीज आर द मेड ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। इस एटॉमिक का सब एटॉमिक पार्टिकल का ही एक हिस्सा है जिसका नाम क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। सेम यही कहानी, नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। चलिए अब आगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बारे में और जानते हैं। एटम कंटेन पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। सिंपल सी बात है, एटम जो भी एटम कंटेन करेगा प्रोटॉन को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। एटम कंटेन पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं चार्ज एक्सर्ट्स फोर्स। ये जो चार्ज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो ये दोनों, और एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज और नेगेटिव है, या एक कोई पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, या नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो, बात ये दोनों क्या है, सेम है। तो ये दोनों के बीच में क्या लगता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, अट्रैक्शन।
अब इट में भी क्या होगा, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, ये अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। बेसिकली डिपेंड करता है कि चार्ज ऑफ नेटर, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज। ये अट्रैक्टिव लगेगा कि रिपल्सिव लगेगा, ये चार्ज के क्या होता है, नेचर पे डिपेंड करता है हमेशा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये रिपल करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। अगर नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगी और ये दोनों चार्जेस आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, तो यही स्लाइड में हमारा है कि देखो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स पे। तो आ जाइए, चार्ज को और थोड़ा सा फील करते हैं कि चार्ज कैसे डेवलप होता है किसी एक बॉडी के ऊपर। हम कई बार क्या करते हैं, स्कूलों में या घरों पे पेन ऑन लेते हैं, ऐसे बाल में ऐसे क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो हम देखते हैं उस पेन को एक छोटे छोटे कागज के पास लेके जब जाते हैं तो कागज उस पेन पे क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, तो किसके कारण होता है, सब चार्ज के कारण होता है। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे फ्रिक्शन करते हैं, हमारे सर पे ऐसे जब रगड़ते हैं तो इस पेन का चार्ज या हमारे बाल से जो चार्ज है एक दूसरे पे क्या हो गए होंगे, ट्रांसफर हो गया, या तो इसके ऊपर चार्ज कम हो गया होगा या तो ज्यादा होगा। कम कैसे होगा कि इसका चार्ज मेरे अंदर आ जाए या मेरा चार्ज इसके अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो चीजों को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, और अट्रैक्ट करने के लिए दोनों पे क्या होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो यही सब चीजें हैं, जैसे ऊन वाले कपड़ा लेके, ऊन का कोई कपड़ा ले लो, स्वेटर वेटर, उसके ऊपर ऐसे पहन कर रगड़ेंगे तब भी उसके ऊपर क्या हो जाता है, चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेन का एग्जांपल है, पेन का एग्जांपल है, तो चार्ज ऐसे क्रिएट होता है। बाकी और भी स्टडी होगा इसके बारे में, जो बच्चा साइंस लेगा 12th क्लास में इलेक्ट्रिक नाम का एक चैप्टर है, उसमें भी पूरा ये मिलेगा। चलिए अब आते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का इतना ज्यादा बातें पढ़ लिए कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिपल भी करते हैं। तो ये जो फिनोमिना, जो भी ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, उसके बारे में पहली बार जो साइंटिस्ट थे वो कौन बताए थे, जो हमारे बुक के हिसाब से है, जिनका नाम है कूलाम। ठीक है, कूलाम्स लॉ इसका फेमस लॉ है। तो उन्होंने ही हमारा एसआई यूनिट दिया, किसका, चार्ज का। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ठीक है, और कूलम का जो सिंबल होता है क्या होता है, सी होता है, और चार्ज को हम क्या बोलेंगे, अब क्यू बोलेंगे। चार्ज क्यू से डिनोट किया जाएगा। चार्ज को हम क्यू से दिखाएंगे, और क्यू दो टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। और कूलाम उसका क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया, कि हम जब भी चार्ज की मेजरमेंट करेंगे तो हमेशा किस में करेंगे, कूलाम में मेजर करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चलिए इसमें एक और दो बात जान लेते हैं। मैं कहता हूं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो मैं कह रहा हूँ इस पूरे बोर्ड पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 और 4। इस पूरे बोर्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, इसको चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है, चार्ज होता है। तो यानी ये चार्ज हो गया, कितना हो गया, Q इक्वल टू में 4E, और Q इक्वल टू में 4, और एक E किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के इक्वल होता है। बोलोगे सर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। माइनस बेसिकली मैथ वाला माइनस नहीं है, माइनस यहाँ पे क्या दिखाता है कि वो नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट कर रहा है। तो माइनस लिखूँ या ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। तो यानी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला फॉर्मूला मिल गया। Q इक्वल टू में क्या होता है, N और E होता है, जहाँ पे Q क्या होता है, चार्ज होता है, और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और जो N होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या चार्ज लिख लेते हैं, नंबर ऑफ चार्ज, कि कितने चार्ज हैं। यहाँ पे बताया था ना, 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, और कितने चार्ज है, 4 चार्ज है।
ठीक है, तो सबसे पहला हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला मिल चुका है, जहां पे क्या है फॉर्मूला, Q में NE होता है। बाकी टर्म से मैंने आपको वाकिफ करवा ही दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो मैं बात करता हूँ जब चार्ज कहाँ पे रहता है, रेस्ट पे रहता है, तो क्या बनाता है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो ये रहा पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा चार्ज जो होता है पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलता है और नेगेटिव पर टर्मिनेट होता है, यहाँ पे नेगेटिव आके खत्म होता है। देखिए पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आता है। ये दिख रहा है ऐसे है, लेकिन ये कैसे होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इमेजिनरी लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इमेजिनरी। जैसे मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट को ऐसे पास रख के, ऐसे मैग्नेट्स है और एक क्वाइन लेकर आया, तो क्वाइन इससे क्या हो जाएगा, जब इसके रेंज में आएगा इससे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा ये। तो यानी इसके आसपास कोई ना कोई एक फील्ड तो होगा, तभी तो चीज़ों को क्या कर पा रहा है, अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो उस फील्ड को हमने नाम दिया क्या, मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया, मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड चीज़ों को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट। क्या हमें वो फील्ड दिखाई देता है नहीं, उसको हम क्या कर सकते हैं, केवल इमेजिन कर सकते हैं। एक ये भी क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। सेम वही कहानी इनका भी होता है। जब एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है या नेगेटिव चार्ज रखा हुआ, तो इनका भी अपना क्या होता होगा, एक रेंज होता होगा, एक फील्ड होता होगा। तो उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। और इमेजिनरी लाइन होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हमेशा क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है और नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ आता है। आई होप आपको बातें यहाँ तक समझ में आ रही होंगी। तब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इसके कुछ प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अभी बताएंगे इसके पीछे का रीजन भी। तो दूसरा, दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है, जब भी ऐसे निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा, तो हमेशा ये क्या बनाएगा, ये परपेंडिकुलर बनाएगा सरफेस के साथ। हमेशा क्या ऐसा रहता है, परपेंडिकुलर बनाता है। या आएगा भी तब भी सरफेस के साथ क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर बनाता है। ठीक है, जब भी एक सर्कल से कोई लाइन निकलता है, आता जाता है, तो उस सरफेस के साथ हमेशा कैसा लाइन बनाता है, परपेंडिकुलर लाइन बनाता है। ये थ्योरम है, क्लास 10 के मैथ में भी है, चैप्टर नंबर 10 में, इसका नाम है सर्कल। उसके अंदर भी प्रॉपर्टी को बताया गया, क्लास 9th में भी ऐसा है। ठीक है, चलिए। तो पहली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। दूसरा क्या है, दे आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द चार्ज। सरफेस ऑफ चार्ज का हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर होता है। फिर the field is strong when the lines are closer together। अब ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे लाइन बिल्कुल पास पास बना है और एक थोड़ा ऐसे दूर दूर बना है, तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इनका लाइन और इनके बीच का गैपिंग क्या है, बहुत कम है। तो इनके बीच का डिफरेंस कम होने की वजह से ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इनके बीच का डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग व्हेन द लाइंस आर क्लोजर। लाइंस बिल्कुल पास पास होंगे तो स्ट्रॉन्ग होगा। एंड इट इज वीकर देन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव अपार्ट ईच अदर। अब ऐसे जैसे बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। या दूसरी सी बात है कि अगर एक चार्ज है ऐसे, अगर ऐसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली सिंपल सी बात है क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। The number of field lines is directly proportional to the magnitude of the charge। हाँ भाई, बेसिकली वही बात है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इसका मैग्नीट्यूड उतना ही क्या होगा, बड़ा होता है, बड़ा होगा। अब जितने बड़ा चार्ज होगा उतना इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। बेसिकली यही सी बात है। ठीक है, आइए अब आगे। दे डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, इस लाइन को 2 बार लिख दिया गया है। इसके जगह हम लिख सकते हैं कि दे ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, दे फॉर्म ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस कर्व। ये हमेशा क्या बनाता है, कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाता है। मतलब ये कि अगर एक पॉजिटिव कोई चार्ज है तो ऐसे चलेगा, यानी कि बीच में क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। कभी एक दूसरे को ब्रेकबल नहीं करता, हमेशा क्या बनाएगा, कॉन्टिन्यूअस कर्व ही बनाता है। स्ट्रेट लाइन कैसा भी बना लो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो लाइन ऐसे चलेगा, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाता है।
कॉन्टिन्यूअस। ये क्लोज लूप कभी नहीं बनाता है, नेगेटिव से ऐसे कभी नहीं आ सकता, हमेशा क्या बनाएगा, कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाएगा। ऐसे चलेगा तो ऐसे जाके खत्म होगा, ये नहीं कि बीच में क्या हो जाए, ये ब्रेकेबल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन यहाँ पे लिख देंगे, इसके जगह में क्या लिख दूंगा कि दे फॉर्म ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस कर्व, ये हमेशा क्या बनाता है, कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाता है। और दूसरे को, अब मैं ये बोला कि फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पीछे का लॉजिक यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है कि वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। सपोज के लिए ऐसा मान के चलते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आया। अब यहाँ पे दोनों ने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो अगर मैं इसका टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करूं, टेंजेंट, इस वाले का टेंजेंट, तो कितने डायरेक्शन दिखा रहा है, 2 डायरेक्शन दिखा रहा है, 2 डायरेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 डायरेक्शन से करंट वो आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। हमें पता है कि केवल एक ही डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव से आउटवर्ड होता है, नेगेटिव पे इनवर्ड होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट इसीलिए नहीं करती है क्योंकि अगर ऐसा वो करती हैं तो कितना डायरेक्शन दिखाएगा, 2 डायरेक्शन दिखाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। वो कोई भी पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये रहा, पॉजिटिव के लिए ऐसे बाहर की तरफ निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव के लिए ऐसे अंदर की तरफ आता है। चलिए अब हम आते हैं बेसिकली अपने चैप्टर के नाम पे। जो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, वो हमारा चैप्टर का नाम है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी टर्म्स। अब हमें जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इलेक्ट्रिसिटी टर्म्स होता क्या है, सपोज के लिए एक सेल है, बैटरी है, और यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक बल्ब लगाया है, और ये वायर से क्या कर देता है, इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, जैसे इस बल्ब को मैंने इस बैटरी के साथ कनेक्ट किया, वायर लगा कर कनेक्शन दिया, तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है अराउंड अ क्लोज सर्किट। किसके सर्किट, क्लोज सर्किट के अराउंड क्या होना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो वही लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। आइए, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ क्लोज सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इट वाज डिस्कवर बाय द विलियम गिलबर्ट। इसको पहली बार इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन कौन बताया था, विलियम गिलबर्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेशन को बताया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड अ क्लोज सर्किट, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसको पहली बार किसने बताया था, विलियम गिलबर्ट्स ने बताया था। अब आते हैं, इट कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का क्या होना, मोशन होना। मैंने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यही बताया था, इलेक्ट्रॉन का क्या होना, मोशन होना कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। या उसी को टाइम से डिवाइड कर दिया जाएगा तो क्या निकल कर आ जाएगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आइए, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, फिर वही कहानी है। इलेक्ट्रिसिटी पता है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरे टर्म में, अगर मैं दूसरे टर्म में बात करूं, जो डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हमें देखने को जो मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या एक तरीके से फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसको हम क्या करते हैं, कैन बी इजिली चेंज इनटू मेनी अदर। जो इस एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। देखा होगा, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक टर्म हो गया, चलिए देखते हैं इसको मैं कैसे चेंज कर सकते हैं इसके एनर्जी को। तो मोशन में ला सकता हूँ या पावर में ला सकता हूँ। मोशन का एग्जांपल क्या हो सकता है, मोटर, कार, ठीक है, ग्लेंडर, ड्रिल, जो ड्रिल मशीन होती है, ग्लेंडर जो होता है जिससे हम जूस वूस निकालते हैं, कार, ये सब किसके एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी पे तो चलते हैं, सारे किसके एग्जांपल है, मोशन ऑफ कार का या मोशन एंड पावर का। फिर इसी में आ जाता है हीटिंग या कूलिंग, ये भी किसके ऊपर है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी को। देखो, इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करके क्या कर रहे हैं, हीट और कूल करवा रहे हैं। हीट का एग्जांपल क्या होता है, ओवन हो गया, और क्या हो गया, आयरन हो गया। और कूलिंग का एग्जांपल क्या है, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, हमारे सारे क्या है, कूलिंग के। फिर आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को मैं चेंज कर रहा हूँ किसके अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर। तो उसमें क्या होता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन्स, ठीक है, रेडियो, टीवी, ये सारे क्या है,
कम्युनिकेशन के इसके एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी के। फिर आते इलेक्ट्रिसिटी को हम लाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए टॉर्च हो गया, फ्लैश लाइट हो गया, लैंप हो गया, और क्या हो गया, बल्ब हो गया। इन सब किसके एग्जाम्पल है, सारे लाइट रोशनी वाले चीज़ों में भी कनेक्ट है। तो हमने ये देखा कि एक छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी है, इसके कितने सारे वेरियस फॉर्म हो सकते हैं। उसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं दूसरे टर्म में। ठीक है, इसी एक सर्किट के किसी एक वायर के अलोंग इलेक्ट्रॉन का क्या होना, फ्लो होना इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। या दूसरे किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किसी दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब क्या है, कुछ टर्म है जैसे कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, जैसे लोहा है, आयरन है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है। जैसे प्लास्टिक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे मटेरियल जिसको छूने से हमें करंट लगता है, उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। या उसके अंदर करंट इजीली से क्या होता हो, मूव कर पाए, उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। तो देखिए, अ मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन आर एबल टू मूव, इलेक्ट्रॉन क्या हो पाए उसके अंदर, मूव कर पाए। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी क्या बनाएगा, वो करंट बनाएगा। तो ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाता है, कंडक्टर बोला जाता है। द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आर मेटल्स, मेटल जितने भी होते हैं सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकते हैं, उसके अंदर मोशन होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हम कंडक्टर बोलते हैं। और बेस्ट सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, किसका माना जाता है, हमारा सिल्वर को। चांदी के अंदर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ये आगे टर्म को हम पढ़ेंगे। चलिए, The atom in the metal have the electrons that are able to move easily through the metal। ऐसा इसलिए होता है, मेटल के अंदर आउटर मोस्ट में जाके देखेंगे तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भैया, उसके अंदर होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, जिसकी वजह से इजीली से क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। वो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर। ठीक है, चलिए कंडक्टर। फिर आते हैं इंसुलेटर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता हो, यानी करंट उसके अंदर फ्लो नहीं हो पाता हो, उस मटेरियल को क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। अ मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन आर नॉट एबल टू मूव इजीली, आसानी से उसके अंदर वो फ्लो नहीं पाते हैं, तो वैसे मटेरियल को क्या बोला जाएगा, इंसुलेटर बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, वो फ्री नहीं हो पाते हैं क्या करने के लिए, मोशन करने के लिए, एकदम पास पास बंधे हुए होते हैं, उसकी वजह से वो मोशन नहीं आ पाता। तो ऐसे कंडक्टर मटेरियल को क्या बोला जाएगा, इंसुलेटर बोला जाएगा। चलिए तो ये देखिए कुछ है एग्जाम्पल, प्लास्टिक ले लेते हैं, प्लास्टिक के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो पाता, इसीलिए कोटिंग किया जाता है इन सब चीज़ों का। रबड़ ले लो, ठीक है, इस सब के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाता है, इंसुलेटर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं, यहाँ से हमारा थोड़ा टॉपिक जो क्लास 10th का धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, हम अपने अंदर घुसते जा रहे हैं डिटेल के अंदर। तो चलिए देखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। सबसे पहली बात, इस पूरे चैप्टर में हमें उसका सिंबल और उसका एसआई यूनिट हमें पता होना चाहिए, तो ये चैप्टर बिल्कुल क्या लगेगा, ईजी लगेगा। बताइए, तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। केवल फ्लो ऑफ चार्ज लिखता तो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता, लेकिन रेट लगा दिया, रेट मतलब टाइम से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर देना क्या कहलाता है, हमारा करंट कहलाता है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू में Q/T, जहां पे Q क्या होता है, चार्ज, और T क्या होता है, टाइम, और I क्या होता है, करंट। ठीक है, तो यहां पे लिखा है द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। इसका एसआई यूनिट क्या है, हमारा करंट का एम्पियर होता है। इसको पहली बार किसने बताया था, एम्पियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म को बताया था, इसीलिए उनका एसआई यूनिट उन्हीं के नाम पर रख दिया गया, एम्पियर। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला हमारा मिल चुका। पहला फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू में NE, और दूसरा फॉर्मूला हमारा मिल चुका क्या, I इज इक्वल टू में Q/T। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। एसआई यूनिट क्या होता है, उसका एम्पियर होता है। अब आते हैं डिफाइंड 1 एम्पियर। डिफाइन
1 एम्पियर। पेपर में कई बार पूछ लेता है कि 1 एम्पियर होता है क्या है, तभी जस्ट मैंने बताया कि I इक्वल टू में क्या होता है Q/T। इसको 1 एम्पियर लेके आना है, इसके कह रहा है कि 1 एम्पियर प्रूफ करो। बताओ क्या होता है 1 एम्पियर। करंट कैसे यूनिट क्या होता है 1 एम्पियर। तो मैं क्या करूँ 1 कूलाम चार्ज रख दूँ और टाइम कितना ले लूँ 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 1 कूलाम का पास होना क्या कहलाता है हमारा 1 एम्पियर कहलाता है। तो देखिए वही लिखा होगा यहाँ पे, डिफाइन एज द 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज का फ्लो होना क्या कहलाता है हमारा 1 एम्पियर कहलाता है। कुछ टर्म्स हैं जो न्यूमेरिकल में क्या आएंगे यूज आएंगे, जहाँ पे ऐसा लिखा रहता है MA। MA का मतलब क्या होता है मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या होता है 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर होता है। और ऐसे म्यू ए लिखा आएगा तो इसको क्या बोलते हैं माइक्रो एम्पियर, जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। तो ये कुछ टर्म है जो हमारे न्यूमेरिकल में क्या होते हैं यूज होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट इन अ सर्किट। अब सर्किट में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब देखिए ये क्या हो गया हमारा बैटरी हो गया। बैटरी के दो सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लंबा वाला जो होता है पॉजिटिव होता है, जो छोटा वाला क्या होता है वो नेगेटिव होता है, लंबा वाला पॉजिटिव होता है। तो हमेशा जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है। हमेशा करंट कहाँ होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और इलेक्ट्रॉन ऐसा मान के चलता है कि उस क्या होता है उल्टा बहता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से कहाँ की तरफ आता है पॉजिटिव की तरफ। हम समझ सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब होता ही क्या है इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होगा नेगेटिव से किधर की तरफ पॉजिटिव की तरफ। और करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होता है फ्लो होता है। तो यही बात यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमेशा नेगेटिव से कहाँ होते हैं पॉजिटिव की तरफ फ्लो होते हैं। बाय कन्वेंशन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। न्यूमेरिकल इसके ऊपर आता है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया ऐसे इधर की डायरेक्शन में फेंक दिया, तो करंट का डायरेक्शन बताओ किधर होगा। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में क्या होगा करंट का डायरेक्शन होता है। तो हमेशा एक दूसरे के क्या होता है अपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चलता है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करता है फ्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अब हमें आ गया उस करंट को मेजर करने का। क्या सब में करंट सेम रहेगा क्या? पंखा चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए, एसी चलाने के लिए, इस सब चीज़ों को चलाने के लिए सेम अमाउंट ऑफ करंट चाहिए? नहीं, इन सबको सेम अमाउंट ऑफ करंट नहीं चाहिए। एसी के लिए बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है। इनका कुछ तो मेजरमेंट होता होगा कि हम इसको कैसे मेजर कर पाएँ, क्या करें। तो उसका मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम क्या है एमीमीटर। नाम से पता चल रहा है एमीमीटर। करंट को क्या करना मेजर करना क्या कहलाता है हमारा एमीमीटर कहलाता है। कुछ ऐसा दिखता है एमीमीटर हमारा। इसमें जो दो वायर होते हैं इसके अंदर क्या कर देते हैं डाल देते हैं और वो रीडिंग बता देता है कि इतने एम्पियर का उसके अंदर करंट है। ठीक है, तो बेसिकली एमीमीटर होता है क्या है एक डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करने में क्या होता है काम आता है। तो यहाँ पे वही बात लिखा है, एन एमीमीटर इज द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करता है मेजर करता है, जिसका सिंबल होता है ऐसे, सर्किट के साथ ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक का सर्किट इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल क्या होता है लो होता है। अभी हम रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एक बार इसको 3D में हम देखते हैं कि एमीमीटर होता कैसा है। तो आइए हम देखते हैं। ये रहा एमीमीटर हमारा। देखिए ये है, अगर दो वायर इसके अंदर क्या करते हैं लाके डाल देते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसके अंदर ऐसे दो वायर के डाल देंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा करंट की रीडिंग बताएगा। ऐसे ऐसे घूमेगा, यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कितने एम्पियर का है 1 एम्पियर का है 2 एम्पियर का, ये हमारा करंट बताएगा। इसके अंदर हम दो वायर को डाल देंगे, करंट यहाँ से मेजरमेंट होगा। ठीक है, बातें आई होप अब बातें क्या होंगे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद एक और डिवाइस ये रहा एमीमीटर। हाँ, एमीमीटर में बता दूं हमेशा पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से, तभी तो सर्किट में करंट फ्लो हो पाएगा। तो ये कह रहा है इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। हाँ,
जब भी एमीटर हम कनेक्ट करेंगे किसके अंदर कनेक्ट करेंगे, सीरीज के अंदर कनेक्ट करने वाले। अभी ये सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, इन सब की स्टोरी अभी बाद में पढ़ाया जाएगा, रेजिस्टेंस जब पढ़ाऊंगा तब। अभी फिलहाल के लिए ये जानते हैं कि एमीटर को हमेशा और हमेशा किसके अंदर कनेक्ट करते हैं, सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव के पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करा जाएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को तो हमारा क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा इसके अंदर। चलिए एक और चीज आ गया अब, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर भी क्या है, डिवाइस है। जैसे मोबाइल फ़ोन है, बहुत सारे कंपनी के मोबाइल फ़ोन है, वैसे एमीटर भी है। वो भी दो, एक तो एमीटर था वो भी करंट को मेजर करता था, एक और है गैल्वेनोमीटर, ये भी क्या करता है, करंट को ही मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर को हम जी से दिखाते हैं, जी से, और इसका सिंबल जो होता है ऐसे होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करने में काम आता है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एमीमीटर हाई करंट को मेजर करता है और गैल्वेनोमीटर लो करंट को मेजर करता है। ये हाई करंट के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। हाई करंट अगर इसके अंदर हमने भेज दिया तो डिवाइस क्या हो जाता है, हमारा खराब हो जाएगा। एक केवल और केवल इसलिए बनाया गया कि स्मॉल से स्मॉल करंट को भी क्या कर पाए, मेजर कर पाए, जबकि एमीमीटर स्मॉल करंट को एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाता। बिल्कुल कम हो जाएगा तो उसकी वैल्यू भी 0 ही बताएगा वो, ठीक है। तो एक गैल्वेनोमीटर क्या है, स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट को भी क्या कर देता है, एक्यूरेट मेजर कर देता है। और हाई करंट भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये कह रहा है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच मेजर द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। आइए, और इसको भी किस में कनेक्ट करेंगे, हमेशा सीरीज में। जब भी करंट को मेजर करने की बात होगी तो किसके अंदर मेजर करते हैं, सीरीज के अंदर मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब आते हैं। तो मैं बता दूं इससे बाद पहले कि इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बेसिकली हमें 3 चीज पढ़ना होता है और इसी तीनों चीज के ऊपर पूरी कहानी है। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है किसके बारे में, करंट के बारे में। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। एंड लास्ट में क्या पढ़ना पड़ता है, रेजिस्टेंस के बारे में। ये 3 बातें जिसको समझ में आ गई, ये पूरा चैप्टर एकदम गाजर मूली लगेगा, एकदम हलवा लगेगा। ये 3 बातें, तो ये वाली बातें मैं अब तक आपको क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जिसका फॉर्मूला I = में क्या होता है, Q/T होता है, ठीक है। अब हमारी बारी किसकी है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी करना। फिर हम ऐसे क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर इन सबको आपस में कनेक्शन पे कनेक्शन जोड़ के इस चैप्टर को थोड़ा सा खींचा जाएगा। लेकिन इस चैप्टर बेसिकली बहुत क्या होता है, ईजी होता है, जिसने 3 टर्म को जान लेंगे तो। तब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। जहां भी टर्म पोटेंशियल आता है तो हम क्या करते हैं कि मेरी कितनी पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं 100 किलो का सामान उठा सकता हूँ या मैं 50 किलो का सामान उठा सकता हूँ। ये कौन डिफाइन करता है एक तरीके से, मेरी पोटेंशियल, कि मेरी पोटेंशियल कितनी है। सेम कुछ ऐसे ही बात है, अगर मैं यहाँ पे सर्किट बनाऊँ, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे सपोज के लिए टीवी लगा दिया, टीवी है, कुछ भी समझने के लिए। ये करंट ऐसे आई जा रहा है, पॉजिटिव से करंट ऐसे आएगा, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव पे आता है। ये क्या था, यहाँ पे चार्ज होता है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब क्या होता है, एक चार्ज। कितने चार्ज, एक चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब पॉजिटिव से निकल रहा है और कहां तक आ रहा है, नेगेटिव तक आ रहा है, बैटरी के एक टर्मिनल से निकल के बैटरी के दूसरे टर्मिनल तक जो आ रहा है, तो ये कितना वर्क डन किया, ये कितना काम किया। भाई यहां से यहां तक जाने में कुछ तो एक काम करेगा, उसी वर्क डन किसके लिए, चार्ज के लिए। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है कि यहां से यहां तक जाने में कितना काम कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। मैंने शुरुआत में बोला था कि मैं कितना काम कर पा रहा हूं, वो मेरी क्या कहलाती
कहलाती है? पोटेंशियल कहलाती है। सेम यही कहानी कि एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना काम किया वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एक बल्ब को ग्लो किया, टीवी को चलाया, तो ये दो इसने काम किया, एक तरीके से क्या हो गया? इसका पोटेंशियल हो गया। आई होप आप बात यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो है यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ चार्ज टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कैपेबिलिटी ऑफ द चार्ज टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका मैंने क्या बताया? फॉर्मूला बनाया। और इसको किसका? इसका भी SI यूनिट होता होगा। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज। क्या होता है? वोल्टेज होता है। और इसको किससे मेजर करते हैं? वोल्टमीटर से। जैसे एमीमीटर था, करंट को मेजर में आता है काम, तो वैसे ही सेम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या आता है? हमारा पोटेंशियल मेजर में काम आता है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ते हैं, तो ऐसे देखते हैं इसको। आइए, सपोज मेरे पास एक ये बाल्टी है, इस बाल्टी में एकदम मस्त पानी भरा हुआ है, खूब पानी भरा हुआ है इसके अंदर। एक सेकेंड, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, रेड कलर, पानी वाला कलर ले लेते हैं। चले देखते हैं। इसके अंदर एकदम लबालब पानी भरा हुआ है, ये सब पानी भरा हुआ है इसके अंदर। एक मैंने क्या लेता हूं? और लेता हूं एक और बाल्टी लेता हूं मैं। लेकिन इस बार अब पानी थोड़ा सा कम भरेंगे हम, ये थोड़ा सा कम ही पानी रहेगा। चलिए, अब इन दोनों को मैंने क्या किया? एक पाइप से इसको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। चलिए, इन दोनों को मैंने एक पाइप से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया ऐसे। अब क्या होगा? अब देखिए, इसमें पानी क्या था? ज्यादा था, इसका पानी क्या था? कम था। अब बताइए, जो वाटर का जो ट्रांसफर है किसमें से किसका होगा? इसका पानी इसके अंदर आएगा, इसका पानी इसके अंदर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा? इस वाले का पानी इसके अंदर क्या होगा? ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि एकदम हाई पानी, एकदम फुल भरा हुआ है, इसके अंदर पानी क्या है? थोड़ा कम भरा हुआ। जैसे पानी भरने का मतलब क्या है? ये इसका पोटेंशियल क्या है? हाई पोटेंशियल पे है, हाई पोटेंशियल पे है। और ये कौन से पोटेंशियल पे है? बिल्कुल लो पोटेंशियल पे है। देखो भाई, हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इतना सही पानी भरा हुआ है, इसके अंदर इतना ज़्यादा पानी होता है, इसका हाई पोटेंशियल होगा और ये क्या होगा? लो पोटेंशियल होता है। कोई भी चीज़ हमेशा हाई से किधर की तरफ जाता है? लो की तरफ जाता है। एक बॉल लिया और मैंने ऐसे कॉपी एक लिया हूँ, मैं एक कॉपी को ऐसे क्या रख रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे टेढ़ा रख रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे टेढ़ा रखा हुआ है। अब इस पर एक बॉल डालूंगा तो बॉल ऊपर नहीं जाएगा, बॉल कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। कोई भी चीज़ हमेशा टेंडेंसी यही होती है कि कहाँ से कहाँ आए? हायर से लोअर की तरफ आए। तो कोई भी चीज़ हायर से कहाँ जाता है? लोअर की तरफ जाता है। तो इसका पानी इसके अंदर होगा। अब क्या होगा? जब पानी जाने के बाद क्या पूरा फुल हो जाएगा? ऐसा है क्या? पूरा फुल नहीं होगा। इसका पानी कुछ जब तक फ्लो होगा, जब तक ये दोनों आपस में बराबर ना हो जाते, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, तब तक ये दोनों एक दूसरे के अंदर क्या होता जाएगा? पानी का फ्लो होता जाएगा। चलिए, तो जब तक ये दोनों का हाइट सेम ना हो जाए तब तक इसके अंदर क्या होता रहेगा? वाटर फ्लो होता रहेगा। अब इसके अंदर जैसे ही दोनों बराबर हो गए, जैसे दोनों बराबर हो गए, अब ना इसका पानी इसमें आएगा ना इसका पानी इसके अंदर आएगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पहले पोटेंशियल अलग अलग था, अब पोटेंशियल क्या हो गया? इन दोनों का सेम हो गया।
पोटेंशियल इन दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया, जिसके वजह से इसका पोटेंशियल का कोई डिफरेंस बचा ही नहीं, इस पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ ही नहीं, डिफरेंस कुछ बचा ही नहीं। और जबकि शुरुआत में इनके बीच का कुछ तो डिफरेंस था, इसका शुरुआत में इसका 10 मीटर का हाई पे पानी रखा हुआ था और ये 3 मीटर पे ही रखा हुआ था सपोज के लिए, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा था, 7 मीटर का पानी का क्या आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। लेकिन अब ऐसा कहानी नहीं होगा, मान लो वाटर के बाद ये 5 मीटर हो गया और ये भी कितना हो गया, 5 मीटर का हाइट रह गया, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया हमारा, 0 डिफरेंस हो गया। तो यहीं से इसका डेफिनेशन बन जाएगा कि पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको भी क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जब तक डिफरेंस नहीं रहेगा तब तक उसका फ्लो नहीं होगा। डिफरेंस अगर 0 हो गया तो इसका मतलब उसमें कुछ भी चीज का फ्लो नहीं हो पाएगा। हम पढ़ते ही अब तक यही आ रहा है कि हमें चार्ज को क्या करवाना है, फ्लो करवाना है। तो अगर चार्ज को फ्लो करवाना तो उसका डिफरेंस तो हमें कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। जैसे उसका डिफरेंस अगर 0 रखते हो तो कोई चीज फ्लो हो ही नहीं पाएगा। उसी टर्म को क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और भी एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे एक सेल है, सेल है, सेल खरीद के आता है जो घड़ी में लगता है, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऐसे ऐसे तो होता है हमारा सवाल, एक पॉजिटिव सिरा होता है और क्या होता है, एक नेगेटिव होता है। तो हम सेल लेकर आते हैं, मान लो सेल कितने वोल्टेज का है, 10 वोल्टेज का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 10 वोल्ट और यहाँ पे क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। वोल्ट क्या है उसका, ऐसा ही यूनिट। तो इनके बीच का कितने का डिफरेंस है, 10 वोल्टेज का डिफरेंस है, तभी तो इसका चार्ज क्या हो पाएगा, फ्लो हो पाएगा। अगर सपोज कर अगर ये भी 10 होता है, ये भी 10 होता है, तो इनके बीच का डिफरेंस होता कुछ नहीं होता। इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता। तो हम ऐसे सेल में क्या बोलेंगे, ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं कि सेल क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। सेल डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं कि उसका चार्ज ही खत्म हो गया, कुछ पावर या एनर्जी ही नहीं बची। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव जो टर्मिनल है, दोनों क्या हो गए होंगे, इक्वल हो गए होंगे, जिसकी वजह से चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता होगा। जैसे इस वाले केस में ये दोनों टर्मिनल क्या हो गया, एक तरीके से इक्वल होगा, इसकी वजह से चार्ज का पानी का न इधर ट्रांसफर हो पा रहा है न उधर हो पा रहा है। सेम कहानी इसके अंदर भी यही होगा, तभी इनके बीच में इलेक्ट्रॉन बहेगा जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ हो जाए, कुछ इनके बीच में डिफरेंस रहे। तो अगर ये 0 वोल्ट का तो इनके बीच में डिफरेंस क्या हुआ, 10 का, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो इसी टर्म को यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। इन सम वे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ कॉज चेंज चार्जेस टू फ्लो ऑफ सिमिलर टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द वाटर इन अ पाइप। सेम वही कहानी, वाटर फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर के ऊपर ऐसे फ्लो होता रहता है, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सेम यही कहानी है। देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। इसके अंदर कितने हैं, 2 है। तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हायर से लोअर की तरफ। तो टोटल कितने चार्ज है, 12 चार्ज है, यानी इसके ऊपर 6 चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, 6 चार्ज आएगा। जब तक इसके अंदर फ्लो होता रहेगा, जब तक ये दोनों आपस में क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सेम ऐसे ही क्या हमारा 1 वोल्ट। तो अभी हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को ले जाने में कितना हमने वर्क डन किया, वो हमारा क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट के लिए हम क्या करेंगे कि 1 जूल का एनर्जी और क्या करें, 1 कूलाम चार्ज के लिए, 1 कूलाम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा हूं, तो मेरा 1 जूल अगर एनर्जी खर्च हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। तो 1 जूल ऑफ द वर्क इज डन बाय द कैरिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट कंडक्टर थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोला जाता है। ये पेपर में कई बार 1 नंबर में डेफिनेशन जरूर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अभी मैंने बताया जैसे करंट को मेजर करने के लिए एमीमीटर और गैल्वेनोमीटर होता है, ऐसे वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या होता है, वोल्टमीटर। वोल्टेज एक तरीके से वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े, एक तरीके से क्या होता है, बैटरी होता है, सेल होता है, इन सब चीजों को। तो उसको मेजर करने के लिए क्या लगता है, वोल्टमीटर लगता है। तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में क्या आता है, काम आता है। एमीमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते थे और इसको हमेशा किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। और इसका रीजन भी हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो जानेंगे। बस ये याद रखना है, एमीमीटर हमेशा सीरीज में और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो यहां पे बात वही लिखा हुआ पैरेलल।
इट इज द हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, बिल्कुल हाई होता है। उसके अंदर एमीमीटर के अंदर रेजिस्टेंस कैसा होता था, बिल्कुल लो होता था। ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट बात होती है, इसको प्लीज नोट्स में लिख लिया जाता है, इस सब चीजों को, छोटी छोटी बातें, कि एमीमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बिल्कुल लो होता है और पैरेलल वाला वोल्ट मीटर का किसमें होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और एमीमीटर को सीरीज में कनेक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा सिंबल। ये वोल्ट मीटर हमेशा बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये हमारा वो डिवाइस हो गया, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को। आइए, तो वही छोटा सा एक रिकैप है हमारा। एमीमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टिंग मटेरियल। इट इज अ कनेक्शन इन सीरीज, किसमें होता है, सीरीज में, और एक कैसा होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। और इसको किसमें कनेक्ट करते हैं भैया, ये उसका डेफिनेशन हो गया वोल्ट का, वोल्ट मीटर का डिवाइस हो गया एक तरीके से। और कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, बिल्कुल हाई होता है। एक आइडियल, अगर एक अच्छा वोल्ट मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इतना ज्यादा हम इसको हाई रखते हैं। और उसका एमीमीटर का आइडियल एमीमीटर का क्या होता होगा, रेजिस्टेंस 0 होता होगा, बिल्कुल कम रखते हैं, मिनिमम रखते हैं। तो आइए कुछ सिंबल है, मैंने एनसीईआरटी का ही फोटो यहाँ पे लगाया हुआ है, उसका कुछ सिंबल है। इलेक्ट्रिक सेल में कितने लाइन होते हैं, 2 ही लाइन होते हैं, एक बड़ा सा और एक छोटा सा। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। अ बैटरी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से क्या बनता है, बैटरी बनता है। तो इसके अंदर ये बैटरी पूरा बना हुआ है, तो इसके अंदर कितने सेल हैं, तो 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल। ऐसे पेपर में आ जाता है कि बना के दिखाइए, तो मैं पूछ रहा हूं इसके अंदर कितने सेल होंगे, कितने सेल होंगे, तो बना लेंगे 1 2 3 4 और 5। ये बड़ी वाली लाइन देख लो, या तो 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने हैं, ये 5 है। तो 5 इसके अंदर सेल लगा होगा, और सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, हमारा बैटरी बनता है। सपोज के लिए कह रहा है क्वेश्चन एक कि बैटरी बनाइए, क्या बनाइए, बैटरी बनाइए। सेल दे रहे हैं, वो सेल दे रहे हैं, कह रहे हैं ईच कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी बनाना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बनाना है, सेल ऑफ 3 का बनाना, 3 का, ईच ऑफ 2 वोल्टेज। हर एक सेल कितना होना चाहिए, 2 वोल्टेज का। तो ऐसे बनाएंगे, 3 है ना, तो 1 2 और ये कितने हो गए, 3 हो गए। एक जो हमारा 2 वोल्टेज का है, तो ये भी 2 वोल्टेज का और ये भी 2 वोल्टेज का, तो ओवरऑल कितने वोल्टेज का हो जाएगा, 6 वोल्टेज का हो जाएगा। तो ऐसे पेपर में बहुत आता है, बाकी क्वेश्चन का तो अलग से एक सीरीज हमारा चलेगा ही चलेगा। तो यही है कुछ सिंबल। अगर स्विच जो बनाते हैं इस वाले को, ये ओपन होता है, ओपन का मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर इसके अंदर ऐसे डॉट बना देता हूं तो क्या हो जाता है, वो क्लोज की हो जाता है। अब वायर ज्वाइंट, ये वायर क्या हो रहा है, एक दूसरे को ज्वाइंट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, बिना ज्वाइंट के ऊपर जा रहा है। ये बल्ब का सिंबल है, ऐसा तो हम बना नहीं पाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। हम इसको ऐसे नॉर्मली जल्दी बना देंगे, हमारा बल्ब हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा, अभी रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस होता है रियोस्टेट का सिंबल है, और एमीमीटर और वोल्ट मीटर तो मैंने बता ही दिया कैसे बनते हैं। ठीक है, अब आइए आगे की तरफ बढ़ा जाता है। अब आते हैं जॉर्ज ओम, ये असली है। बाकी अभी इसको 1 सेकेंड के लिए रोक के हम पहले पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। मैंने पहले बताया था 3 चीजें हैं, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बारे में। अगर हम तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं तो सारी चैप्टर चीजें सारी क्या लगेंगी, आसान लगेगी। तो हम तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हैं, अब बारी किसकी है, रेजिस्टेंस की बारी है। तो रेजिस्टेंस को एक कहानी से समझते तब ज्यादा समझ में आएगा। सपोज के लिए मेरे पास एक स्विच वो है, प्लग है, जिसके अंदर मोबाइल का सॉकेट है, जिसके अंदर मोबाइल चार्ज में लगाते हैं, जो भी चीज़ है सॉकेट है। अब सॉकेट के अंदर ना, ऐसा घर पे करना नहीं, सॉकेट के अंदर एक कील ले लेते हैं, कील, और एक ले लेते हैं पेन, प्लास्टिक का पेन, और एक लोहे का कोई चीज़ ले लेता हूँ। उसके अंदर जब ऐसे जब मैं डालूंगा, 2 होते हैं उसके अंदर होल, तो इसके अंदर जब डालूंगा तो करंट किस में लगेगा, कील वाले में क्या लगेगा, करंट लगेगा, क्योंकि वो मेटल होता है, मेटल के अंदर करंट फ्लो होता है। और प्लास्टिक के अंदर हमें करंट नहीं लगेगा। तो ऐसा क्या है,
इसका मतलब ये हुआ कि कील वाले में करंट तो आसानी से पास हो जा रहा है, जबकि प्लास्टिक वाले में करंट पास नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमें उसमें करंट नहीं लग रहा है। यानी कुछ तो इन दोनों के अंदर ऐसा सिस्टम है, उस लोहे के अंदर, उस कील के अंदर कुछ तो ऐसा सिस्टम है, एक में करंट लग रहा है और एक करंट नहीं लग पा रहा है। तो सिस्टम और कुछ नहीं, वो सिस्टम क्या है, रजिस्टेंस है। रजिस्टेंस का काम क्या है कि करंट को फ्लो होने से क्या करता है, रोकता है। अगर करंट ऐसे बह के आ रहा है तो रजिस्टेंस क्या करता है, उसको ऐसे इधर की तरफ फोर्स लगा के उसको हमेशा क्या कर देता है, रोकने की कोशिश करता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस इज नथिंग, रजिस्टेंस कुछ नहीं है। रजिस्टेंस होता ये है कि करंट को फ्लो होने से क्या करता है, रोकता है, या जो चार्ज मोशन में उसको क्या करता है, रोकने की वो कोशिश करता है। अपोजिशन है एक तरीके से, करंट और रजिस्टेंस एक दूसरे के जानी दुश्मन हुए, और ऐसे वाले टर्म को क्या बोला जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर किसी वायर में करंट बहुत ज्यादा है तो उसका रजिस्टेंस बिल्कुल क्या होगा, कम होगा। तुम बताओ किसका रजिस्टेंस ज्यादा होगा, प्लास्टिक का कि लोहे का? अभी रेजिस्टेंस का मैंने डेफिनेशन क्या बताया, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है कि करंट को रोकना। तब बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, प्लास्टिक का कि लोहे का? भाई प्लास्टिक का, क्योंकि उसका रोकने की शक्ति क्या है, ज्यादा, वो अपने अंदर करंट नहीं आने दे रहा है। यानी हमने ये देखा कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका करंट बिल्कुल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है, एक तरीके से रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट, इस सबको क्या करता है, रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रुकावट, रुकावट लाता है। करंट को फ्लो करने में क्या लाता है, रुकावट आता है। हमने ये जाना कि करंट जो होता है, करंट के रेजिस्टेंस होता है, करंट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये ज्यादा तो ये कम, ये कम, ये ज्यादा तो ये कम, एक दूसरे के उल्टा है। आई बात यहां तक समझ में आ रहा होगा? चलिए, इसको पहली बार किसने बताया था, करंट को पहली बार कौन बताया था, एम्पियर जी ने। तो उसका एसआई यूनिट क्या बना दिया, एम्पियर। वोल्टेज का V से दिखाते तो उसका एसआई यूनिट क्या होता था, वोल्ट मीटर, वोल्टेज। अब आते हैं ऐसे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, हमारा ओम होता है, क्योंकि इसको कौन बताएंगे, अभी ओम से लो बताया जाएगा। तो ओम होता है, उसका सिंबल ऐसे बनता है ओम का, और बल्ब का ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये ओम का सिंबल हो गया। सेम कहानी 1 ओम को क्या किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा। तो बता देता हूँ, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू में क्या होता है, V अपॉन में I। जो हमने वोल्टेज पढ़ा और जो हमने करंट पढ़ा, इन दोनों को अगर डिवाइड कर दूं तो बेसिकली हमारा क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। और इस बात को कौन बताया था, ओम जी ने बताया था। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया। और इसको अगर 1 ओम को डिफाइन करना है, 1 ओम को, तो क्या हो जाएगा, 1 वोल्टेज चाहिए और करंट कितना चाहिए, 1 एम्पियर। तो हमारा क्या कहलाएगा, वो 1 ओम कहलाता है। तो वही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस किन किन बातों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसको और भी अच्छे से आगे स्लाइड में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, R इक्वल टू V अपॉन में I। यहाँ से तीनों का रिलेशन निकाल लेंगे। देखिए ये करंट क्या कर रहा है, ऊपर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। इसी को हम क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ बोलेंगे। इन तीनों को रिलेशन को जो भी पढ़ाऊंगा मैं अभी 2 मिनट में। तो देखिए हमारा कुछ रेजिस्टेंस ऐसा दिखता है, कई बार देखा होगा किसी सर्किट वर्किट में, मदरबोर्ड में, इन सब चीज़ों में ऐसा होता है। तो ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का काम एक ही होता है कि करंट को क्या करना है, रोकना है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता होगा, कुछ तो इसके क्राइटेरिया होगा, कुछ तो इसका नेचर होगा, किस बात के ऊपर डिपेंड करता होगा, किस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता होगा। तो रेजिस्टेंस 4 बातों के ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा रेजिस्टेंस 4 बातों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। कौन सी 4 बातें हैं, सबसे पहला क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है कई बार। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ क्या होना चाहिए, ज़्यादा, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, जितना कम लेंथ होगा उतना कम हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो सबसे पहली बात उस वायर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस वायर के एरिया के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। एंड थर्ड में नेचर ऑफ द मटेरियल, उस मटेरियल का नेचर क्या है, प्लास्टिक का है, लोहे का है, कागज का है, लकड़ी का है, लकड़ी में भी कैसा, गीला है, सूखा है, कैसा है, इन सब उसके नेचर ऑफ मटेरियल पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। अभी इसी टर्म को हम आगे पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी के टर्म से भी जाना जाएगा। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आइए
ठीक है भाई, पानी पी रहा था थोड़ा। आइए देखते हैं। तो 4 बातों के ऊपर रेजिस्टेंस हमेशा क्या करता है, डिपेंड करता है। एकदम मन में इसको घुसा लीजिए इस बात को। लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड लास्ट में टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। इन 4 बातों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आइए अब हम ओम्स लॉ को पढ़ ही लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा स्लाइड पीछे हो जाएगा। तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ जी ने बोला कि चलिए भाई ठीक है, हम करते हैं। अब तक हम 3 चीज पढ़ के आए, करंट पढ़ के आए, चलिए पोटेंशियल पढ़ के आए, पोटेंशियल पढ़ के आए, पोटेंशियल पढ़ के आए, और एक पढ़ के आए क्या, रेजिस्टेंस पढ़ के आए, रेजिस्टेंस पढ़ के आए। करंट को I से दिखाते हैं, पोटेंशियल को V से दिखाते हैं, रेजिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, R से दिखाते हैं। तो इन बोला इन तीनों का रिलेशन, इन तीनों का रिलेशन क्या कहलाता है, हमारा ओम्स लॉ कहलाता है। एक तरीके से इन तीनों को आपस में फॉर्मूला जो बन के आएगा, रिलेशन जो बन के आएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ बोलेंगे। तो इनका तीनों का जो रिलेशन निकल के आता है, क्या निकल के आता है, V इक्वल टू में IR, जो कि भाई एकदम ब्रह्मा का लकीर वाला फॉर्मूला है। जब भी बोलूँगा ब्रह्मा का लकीर समझ लेना, यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ब्रह्मा का लकीर। V इक्वल टू में IR, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे मोस्टली इसी के ऊपर हमारे रहने वाला है। तो ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ बेसिकली डिफाइन के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि मैंने बताया था रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हम पहले ही टेम्परेचर को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है रूम टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर इस पे कोई रेजिस्टेंस इस टेम्परेचर पे है तो वेरी नहीं करेगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। चलिए आओ देखते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ से इसका डेफिनेशन है, द करंट फ्लोइंग through the conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। कोई एक कंडक्टर है, कोई एक वायर है, उसके अंदर जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उसको उतना ही ज़्यादा क्या चाहिए, बैटरी चाहिए। ये सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा बैटरी उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा, करंट होगा। तो यही इसको टर्म में डिफाइन किया गया। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको और भी टर्म में देखेंगे तो क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतना ज़्यादा करंट। जैसे इक्वल हटेगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो इक्वल का साइन आता है और उसके साथ क्या आता है, कांस्टेंट आता है। इसका बन गया फॉर्मूला हमारा V इक्वल टू में IR, जिसको हम क्या बोलेंगे, V शॉर्टकट एक नाम बना दिया हमने, V इक्वल टू में IR, जहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस। R को कांस्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोला जाता है, और यहाँ से I इक्वल टू में क्या हो जाएगा, V/R, यहाँ से निकालना होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे पता क्या चल रहा है इस फॉर्मूले से, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। आ गया ना बात, रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा उसका करंट कम, जिसका रेजिस्टेंस कम उसका करंट ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। अरे ओम्स लॉ का क्या हो गया, हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बार कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 2 मटेरियल है, एक का नाम A है और एक का क्या नाम है, B नाम है। ठीक है, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो हम देखेंगे इनके बीच का एंगल, जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो किस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, A वाले रेजिस्टेंस का मटेरियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसे बिल्कुल जो कांस्टेंट एकदम ऐसे R बना हो, इक्वली लीनियर हो, बिल्कुल लीनियर, तो उसको हम बोलेंगे ओमिक डिवाइस ग्राफ है। और जैसे ही थोड़ा बहुत भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो नॉन ओमिक डिवाइस। ऐसे डिवाइस जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते मतलब बैटरी बढ़ा रहा हो, करंट बढ़ता जा रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उसको बोलेंगे नॉन ओमिक डिवाइस बोलेंगे। एक आध 2 एग्जाम्पल होते हैं नॉन ओमिक डिवाइस के, क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड। ये आगे चल के बड़ी बड़ी क्लासों में मिलेगा। ये सारे जो है ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, तो ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं, ओम नॉन ओमिक डिवाइस। और कुछ ऐसे डिवाइस जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हमारा ओम्स लॉ। तो रूम टेम्परेचर पे क्या हो गया, सिल्वर हो गया, मेटल हो गया, सारे क्या करते हैं, ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप बात को यहाँ तक समझ रहे होंगे। तो रेजिस्टेंस मैंने पढ़ा दिया, फैक्टर भी बता दिया, ओम्स लॉ भी बता दिया। अब आते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट एक तरीके से क्या है, रेजिस्टेंस ही होता है, रेजिस्टेंस।
टेंस ही होता है, लेकिन कैसा होता है, ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है। मतलब रेजिस्टेंस को हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर रहे हैं। एक मैंने रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे होता है और रियोस्टेट का सिंबल ऐसे होता है। कई लोग ऐसे भी बना देते हैं और कई लोग इसको ऐसे बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। इसका तो फिक्स होता है मान लो 10 ओम का, लेकिन इसका फिक्स नहीं होता है। हम इसको इधर उधर करते हैं, इसका लेंथ में छेड़खानी करते हैं, कभी लेंथ ज़्यादा कर दिया, कभी कम कर दिया, उसके वजह से उसका रेजिस्टेंस हर बार क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा। तो ऐसे वाले को क्या बोलेंगे, रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका क्या है, सिंबल है। इसका मैं 3D में दिखाने की कोशिश करता हूँ। 3D में ये रहा, ये है हमारा रियोस्टेट। यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है हमारा रियोस्टेट। ये क्या होता है, ऐसे हम वायर को इधर उधर करते हैं तो इसका लेंथ क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसका लेंथ क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा रेजिस्टेंस। तो ये होता है हमारा रियोस्टेट। अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं उस चीज़ को। और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसमें सिस्टम होता ही नहीं, अपने यहाँ पर क्या हो जाता है, फिक्स रहता है। लेकिन इसके अंदर ये लगाते हैं एक स्लाइडर जो इधर उधर क्या करता है, वो मूव करने की वजह से इसका लेंथ कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं। आई होप बात यहाँ तक आप समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी एक तरीके से बेसिकली रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि रेजिस्टेंस किन किन बातों के ऊपर था, लेंथ के ऊपर था, लेंथ, फिर किसके ऊपर था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन चार बातों के ऊपर डिपेंड कर रहा था रेजिस्टेंस। फिर क्या था, नेचर ऑफ मटेरियल, और लास्ट में क्या था, टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इन 4 बातों के ऊपर क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था। तो रेजिस्टिविटी होता क्या है कि कहता है कि इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को 1 मीटर और इसको 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, फिर जो बचा, ये 2 चीज़ बता, इस वाले चीज़ को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। कि 1 मीटर वायर में जिसका 1 मीटर लेंथ ले लिया, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लेता हूँ, तो 1 मीटर वायर में और 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। मतलब कि रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। जितना ज़्यादा मैं एरिया बढ़ाता जाऊंगा, रेजिस्टेंस उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा, और ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इन दोनों को मैं एक एक रख दूँ तो यानी इन दोनों की कहानी खत्म, इन दोनों की कहानी खत्म। क्या बच गया अब, टेम्परेचर और नेचर बच गया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। तो 1 मीटर में लेंथ में और 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो हमारा रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। और इसको किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको अगर मैथमेटिकली टर्म में लिखूंगा तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को कंबाइन करूंगा, जब इन दोनों को कंबाइन करूंगा, इसको मैं थोड़ा और सही से लिख देता हूँ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो एक कांस्टेंट आता है रो एल बाई ए। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ पे आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, एल क्या होता है, लेंथ, और ए क्या होता है, एरिया, और रो क्या होता है, हमारा रेजिस्टिविटी होता है। अगर हमें रो निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए आर अपॉन में एल निकल कर आ जाएगा। और इसका जो एसआई यूनिट होगा क्या होगा, ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। तो यही सब यहाँ पे बातें लिखा होगा, वेयर रो इज द कांस्टेंट और नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल बोला जाएगा उस चीज़ को। यानी रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल किसी भी वायर का रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो 3-4 को हमें याद करना पड़ता है, सिल्वर उल्वर, हालांकि 10th में लिखा हुआ दे देगा इसकी वैल्यू, लेकिन याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एक टेबल है एनसीईआरटी के बीच में, उनका याद करना पड़ता है। चलिए, तो मैंने ऐसा यूनिट बता दिया, क्या होता है, ओम मीटर होता है। सब्सटेंस विच लो रेजिस्टिविटी आर बेटर कंडक्टर, मैंने बताया था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक तरीके से दोनों क्या है, सेम है। जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल लो होगा वो अच्छा कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा। तो ये लिखा है सब्सटेंस विच लो रेजिस्टिविटी आर बेटर कंडक्टर,
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन दोज विद द हायर रेजिस्टिविटी, जिसका हायर रेजिस्टिविटी होगा बहुत कम होगा। द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द वायर पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये जो मैं दूसरा डेफिनेशन बता रहा था ये उसका दूसरा डेफिनेशन हो गया। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। फॉर मेटेलिक कंडक्टर, पेपर में कई बार पूछ लेता है, हालांकि ये 12th की बात है लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा जान लेते हैं। फॉर मेटेलिक कंडक्टर, कोई एक मेटल है तो उसका ग्राफ पूरा बनाना हम सीखेंगे। तो द रेजिस्टेंस चेंज लिनियरली विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी खेल था ना इसके अंदर। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है किसके अंदर, मेटल के अंदर। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो वही कह रहा हूँ, द रेजिस्टेंस चेंज लिनियरली विद द टेम्परेचर एज द फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड मोर फ्रीक्वेंसी। भाई एक रूम है छोटा सा, उसके अंदर दो बंदे हैं सपोज के लिए, और मान लो रूम में आग लग गया तो दो बंदे क्या हो जाएंगे, बड़े आसानी से निकल जाएंगे। अगर वही रूम में, सेम रूम में अब बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे हो गए बच्चे, बंदे हो गए, मान लो 100 बंदे उसके अंदर हैं। अब जब आग लगा आपस में क्या हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगा। अब भगदड़ मचेगा तो आपस में जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे और उस गेट से बहुत जल्दी वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सेम वही कहानी है। अगर एक कोई बंद कमरा है, इसके अंदर बहुत सारे क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कहीं से हीट उट मिला एकदम से तो आपस में कोलाइड क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी होगा, जिसकी वजह से बाहर नहीं आएगा। जब भी कोलाइड होगा, बहुत ज़्यादा कोलाइड होगा तो गर्मी क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा हीट क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। अरे कभी फील किया होगा एक बंद कमरे में अगर बहुत सारे बंदे हैं तो देखते नहीं हो, थोड़ा सा हीट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगता है। कम बंदे हो तो उतना गर्मी नहीं लगता है। सेम यही कहानी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो कोलाइड होता है ना, उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं तो उनका कोलाइड बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यही है मेटल के अंदर, कि मेटल के अंदर होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। और रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या होगा, करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन होगा कि क्या होगा जब मेटल को टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कुछ इसके ग्राफ है, ये ग्राफ देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेगा 10th क्लास में। तो ये ग्राफ किसका होता है, ये कंडक्टर के लिए क्या होता है, कंडक्टर के लिए। रेजिस्टेंस बोलो या रेजिस्टिविटी बोलो, क्या बात होगा, सेम होगा। और ये किसके लिए है, अलॉय के लिए। क्या है ये, अलॉय के लिए। अलॉय पर रेजिस्टेंस का, अलॉय पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल वैसे रहता है। अब आते हैं रेजिस्टिविटी, ये किसके लिए है, सेमी कंडक्टर के लिए है। तो अलॉय का नाम पूछता है तो अलॉय का नाम क्या हो गया, निक्रोम अलॉय होता है। ये तीनों ग्राफ है, लिख लेना, अलॉय है और ये सेमी कंडक्टर के लिए और किसके लिए है, कंडक्टर के लिए। तीन इसके क्या है, ग्राफ है। ऐसे चलता है इनका कहानी। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या करना, कॉम्बाइन करना। रेजिस्टेंस को कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। अब ये दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो सीरीज में हो सकता है और किस में हो सकता है, पैरेलल में हो सकता है। इसको और अच्छे से जानते हैं। सपोज के लिए मैंने 3 रेजिस्टेंस लिया, एक 2 ओम का, एक और ले लिया सपोज के लिए 3 ओम का, और एक और रेजिस्टेंस ले लिया 4 ओम का, और इसको एक बैटरी से क्या कर दिया मैंने, कनेक्ट कर दिया। तो करंट ऐसे जाएगा और करंट ऐसे ही क्या हो जाएगा, वापिस आएगा। एक तो ये केस हो गया, और एक और केस बनाता हूं। अब क्या होगा, ऐसे करंट इसमें आई जाएगा और ऐसे ही करंट इसके अंदर आई वापिस आ जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा था, अगर सपोज के लिए यहाँ से 10 एम्पियर का करंट चल रहा है, 10 एम्पियर का करंट चल रहा है, तो इन सब के अंदर करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। करंट क्या रहेगा, सेम रहने वाला है, करंट सेम रहेगा। जितना अमाउंट 10 एम्पियर के यहाँ भी तो 10 एम्पियर यहाँ भी, 10 एम्पियर यहाँ भी, 10 एम्पियर यहाँ भी। अगर यहाँ से सपोज के लिए 10 एम्पियर का करंट निकल रहा है तो सबके अंदर यहाँ तक तो 10 एम्पियर तक करंट आएगा, लेकिन यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, अभी डिवाइड हो जाएगा।
यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, अब तुम ही सोचो ना, यहाँ तक 10 एम्पियर का है, यहाँ से रास्ते क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो करंट का डिवाइड हो जाना किसी सर्किट के अंदर वो क्या कहलाता है, पैरेलल सीरीज कहलाता है। और करंट का डिवाइड नहीं हो पाना क्या कहलाता है, हमारा सीरीज सर्किट कहलाता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या है भैया, सीरीज के अंदर है और पैरेलल की कहानी का है, सीरीज हो गया ये हमारा, और ये क्या हो गया हमारा, पैरेलल हो गया। ठीक है, तो इसको और एक टर्म से जान लेते हैं सीरीज के अंदर। ठीक है, आइए इसको एक और चीज से जानते हैं। तो मैंने बोला रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, तो यहां पे लिखता हूं मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दो तरीके से इसका कंबाइन कर सकते हैं, किस किस में, सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर। सीरीज के अंदर क्या सेम रहता है, करंट क्या रहता है, सेम रहता है। करंट कैसा रहता है, सेम रहता है। और पैरेलल के अंदर करंट क्या रहता है, क्या सेम रहता है, सेम लिख देता हूं मैं, सेम लिख देता हूं, पोटेंशियल सेम रहता है। पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो क्या डिफरेंस रहता है, इसका पोटेंशियल क्या रहता होगा, डिफरेंट रहता होगा। पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट रहता है। और इसके अंदर क्या डिफरेंट होता होगा, करंट डिफरेंट होता होगा। करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, एक दूसरे का उल्टा। इसमें करंट सेम रहता है, इसमें करंट डिफरेंट रहता है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंट रहता है, इसमें पोटेंशियल सेम रहता है, एक दूसरे का उल्टा। जो इसका जो फॉर्मूला है, अगर मैं इसको ग्राफ बनाऊं ऐसे, मतलब कॉम्बिनेशन बनाऊं, तो ऐसे बनेगा ये। ठीक है, और एक ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि करंट का क्या हो जाना, डिवाइड हो जाना। ये ऐसे हो गया। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं सीरीज का, तो सीरीज का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, सीरीज नेट जो रेजिस्टेंस निकल कर आएगा सबको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा सबको। तो ये हो गया हमारा सीरीज का फॉर्मूला। अब पैरेलल का जो फॉर्मूला निकल कर आता है उसका रेसिप्रोकल करके कर देते हैं पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस 1/R3, जितने भी होंगे सबको क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल करके लिख दूंगा। तो ये हमारा पैरेलल का फॉर्मूला हो गया। आ गया, आई होप बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं सीरीज और पैरेलल से हमारा एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, सपोज के लिए मैंने एक टीवी लगाया, चलिए एक फैन लगा देता हूँ, पंखा, चलिए कुछ भी जोड़ देते हैं, टीवी, फ्रिज लगा लेते हैं या एसी लगा देते हैं, कुछ भी लगा लो। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सेम कहानी मैं इसको उसमें लगाता हूँ, टीवी ले लिया, एसी लगा दिया और क्या लगा दिया, फैन लगा दिया। पैरेलल के अंदर, एक सीरीज के अंदर लगा दिया मैंने और एक पैरेलल के अंदर लगा दिया। तो फायदा क्या होगा, किसमें, तुम बताओ किसमें ज़्यादा फायदा होगा। तो हमने ये देखा कि इसमें पोटेंशियल क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। इसका पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट रहता है। पोटेंशियल को V से लिखते हैं, पोटेंशियल को V से लिखा जाता है। पोटेंशियल जो होता है क्या होता है, डिफरेंट रहता है। और इसवे वाले में पोटेंशियल क्या होता है, जो V होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। और पोटेंशियल को हम एक तरीके से क्या बोलते हैं कि हमने कितना काम किया, एक तरीके से हमने कितना वर्क किया, हमारी क्या बताता है, पोटेंशियल। तो भैया अगर सपोज के लिए ये 10 ओम का था और ये मान लेता हूँ 8 ओम का था और ये मान लेता हूँ 12 ओम का था रेजिस्टेंस, सेम कहानी इसके अंदर भी, टीवी 10 ओम का और फैन 8 ओम का और ये एसी 12 ओम का, सेम कहानी। अब इसका नेट अगर रेजिस्टेंस निकाले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 12, 8 और ये 20, 10, 30 ओम का हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका बिजली का बिल क्या आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और इसके अंदर हमें काम क्या डिवाइड में होता है। तो इसका कहानी ऐसे लिखूंगा, 1/10 प्लस में 1/12 प्लस में 1/8। तो इसका रेजिस्टेंस नियरली इससे तो बहुत ज़्यादा कम ही आएगा, क्योंकि ये डिवाइड होकर आंसर आएगा, तो बहुत कम आता है। तो इसके अंदर हमें कम काम करना पड़ेगा। तो इस वाले में बिजली का बिल क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि हमने कम काम किया। इस वाले में बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसने
हमें सीरीज में इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो पैरेलल में लगाने में हमारा बिजली का बिल क्या आता है, कम आता है, कम ही पोटेंशियल पे काम चल जाएगा। हम चाहते यही है कोई भी चीज़ कि कम काम में ज़्यादा आउटपुट मिले, तो कम काम में क्या मिल रहा है, ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया कि सपोज के लिए इसके अंदर 100 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो भैया चलो ये दोनों तो एक तरीके से झेल जाएंगे, क्या हो जाएगा, फूक जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि सब में कितने एम्पियर का करंट जाएगा, 100 एम्पियर का। लेकिन अगर इसके अंदर 100 एम्पियर का करंट आ रहा है तो तीनों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे हमारी सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बच जाती हैं। तो बात आपको समझ में आ रहा है सीरीज और कॉम्बिनेशन का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या है, घरेलू चीज़ों में यूज होने लायक बहुत अच्छा चीज़ है। इसीलिए जितने भी बल्ब, टीवी वो भी सब चलाते हैं, सब किसके अंदर चलाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को। इसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन इसका पोटेंशियल सेम होता है तो बिजली का बिल कम आता है। दूसरा रीजन कि इसमें करंट का क्या हो जाता है, डिवाइड होता है, डैमेज होने का चांस क्या होता है, बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, अब सेम कहानी, अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक है जो हमारा क्या है, नहीं सेकेंड लास्ट टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी एक वायर है, कोई भी एक वायर है, तो उसके अंदर क्या होता है, जब भी उस वायर के अंदर करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, उसके अंदर हीट पैदा होता है। इसको कौन बताया था पहली बार, ऑस्टर नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस चीज़ को पहली बार बताया था। बोला कि जब भी एक वायर है उसके अंदर से, अगर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, अभी ये जानते हैं कि जब भी कोई एक वायर है, सपोज के लिए एक वायर है, इसके अंदर जब भी एक करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर क्या पैदा होगा, एक हीट पैदा होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसको अभी कौन बताया है, जूल जी ने बताया है। ठीक है, तो जूल जी का नाम यहाँ पे आएगा भी, जूल्स का। चलो देखते हैं। तो वही कह रहा हूँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इतना, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द हाई रेजिस्टेंस, एक कोई इलेक्ट्रिसिटी है हाई रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, लाइक नाइक्रोम वायर रेजिस्टेंस बिकम द वेरी हॉट, तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हार्ड, बहुत ज़्यादा क्या होता है, हॉट हो जाता है। उस चीज़ रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हाई है, उसके अंदर से हम करंट को भेजते हैं किस वायर से, तो चीज़ें क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ बोला जाएगा। इन्होंने इस फॉर्मूले को डाइव किया। अभी आगे हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देख लो। हीटिंग इफेक्ट का क्या होता है, ठंडियों में हाथ सेकने का क्या आता है, काम होता है, किसके ऊपर काम करता है, जूल्स लॉ के ऊपर क्या करता है, काम होता है। और भी इसके बहुत सारे क्या है, एग्जाम्पल है हीटिंग इफेक्ट की। प्रेस देख लो, प्रेस करने वाला वो भी किसका एग्जाम्पल है, हीटिंग इफेक्ट का। केटली, इलेक्ट्रिक केटल आता है, वो भी क्या करता है, गर्म करने का काम होता है। हेयर ड्रायर आता है, वो भी क्या करता है, गर्म करता है। ये सारे क्या है, हमारे हीटिंग इफेक्ट के एग्जाम्पल है। और इसको बात पहली बार कौन बताया था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। ये रहे हमारे साइंटिस्ट बाबा जी, इनको धन्यवाद बोलिए कि इन्होंने एक बहुत अच्छा सा क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया हीटिंग इफेक्ट का, जिसकी वजह से चीज़ों को हम क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए जूल्स लॉ, तीनों ने ही जूल्स लॉ बताया। तो बोला कि ये जो हीट जो पैदा होता है, एक वायर है, इसके अंदर जब करंट को भेज रहा हूँ, जो हीट पैदा हो, तीन बातों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हीट को हम ऐसे दिखाएंगे, हीट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के स्क्वायर के। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। अब ये एक जो नॉर्मल हम वायर देखते हैं बिल्कुल पतला सा, उसमें क्या होता है, करंट जाता है, वो गर्म तो जल्दी हो ही नहीं पाता। इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर करंट क्या होगा, बहुत कम होगा। जितना ज़्यादा हम करंट बनेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हीट होगा। इसीलिए ज़्यादा हीट करने वाली चीज़ें क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा पावर लेता है, बहुत ज़्यादा क्या लेता है, वो करंट लेता है। इसीलिए उसका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। कोई भी चीज़ देखना, ठीक है। तो जितना ज़्यादा करंट, उसको उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा हीट पैदा होगा। और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस, उतना ज़्यादा हीट पैदा होगा। और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को होने में क्या लगता है, टाइम लगता है, तो हीट जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ही ज़्यादा हीट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब इन तीनों को कंबाइन करूँगा तो हमारा फॉर्मूला निकल कर आ जाता है I²RT। तो ये हो गया हमारा हीट। तो यहाँ पे बोला हुआ है, द हीट प्रोड्यूस इन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और टाइम ऑफ द पासेज। तो ये फॉर्मूला निकल गया, H=I²RT। और SI यूनिट इसका क्या हो जाएगा, एनर्जी का जूल हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। हम धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर आ रहे हैं, धीरे धीरे टॉपिक को। ये उसी का एग्जाम्पल हीटिंग इफेक्ट का, और ये भी बल्ब भी इसी का कहानी है सब। अब लास्ट टॉपिक हमारा क्या बच गया, इलेक्ट्रिक पावर। सब लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। फिर एक बार हम फॉर्मूले को क्या मारेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है।
तो भाई इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, कि मैं कितने काम को कितना जल्दी कर रहा हूं, मेरा क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन, द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, और पावर को पी से दिखाते हैं और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी हो जाएगा। और ऐसा यूनिट इसका क्या होता है? वॉट। बल्ब होता है ना कि 100 वॉट का बल्ब है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पावर, उसको डिफाइन करते हैं। रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज नोन एज पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इसको भी कहेगा कि 1 वॉट को डिफाइन कीजिए, तो क्या करूंगा? 1 जूल और टाइम कितना? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 जूल काम करना क्या कहलाएगा? हमारा वर्क 1 वॉट कहलाता है। तो पावर आ गया होगा समझ में। पावर के और भी फॉर्मूले होते हैं, तो उस फॉर्मूले को और भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो ऑल फॉर्मूला ऑफ पावर, तो पावर का सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? W बाई टी। और एक और फॉर्मूला होता है V इक्वल टू में आई। एक और फॉर्मूला हो जाएगा जब V की वैल्यू आई डालूंगा तो आई स्क्वायर आर हो जाता है। और एक और फॉर्मूला हो जाएगा जब I की वैल्यू डालूंगा तो V स्क्वायर अपॉन में आर। ये 4 हमारे क्या हैं? फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसको बोलता हूं मैं शॉर्ट नेम में पवी, इसको बोलता हूं पीर बाबा, और इसको बोलता हूं पीवीआर सिनेमा जो होता है। तो पवी, पीर बाबा और पीवीआर सिनेमा, ये 3 फॉर्मूले और वर्क डन में ये हो जाएगा। और इसका एसआई यूनिट पावर का क्या होता है? हमारा वॉट होता है। वॉट बोलो या जूल पर सेकेंड, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? हमारा वॉट होता है। और किससे डिनोट करते हैं इसको? डब्लू से। और दूसरा भी ये 1 वॉट किसके बराबर होता है? जूल पर सेकेंड के भी क्या होता है? इक्वल होता है, कि कितने जूल, कितना काम कर रहा हूँ, कितने सेकेंड में हमारा क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। तो आई होप बातें आपको समझ में आ रहेंगी। एक आध दो टर्म है, जैसे ये है 1 किलो वॉट आवर में कितना होता है, तो 1 किलो मतलब 1000 वॉट, 1 किलो वॉट का मतलब, और आवर का मतलब कितना हो गया? 60 मिनट इंटू में 60 सेकेंड इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड हो जाएगा। जब इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा, ये पावर में है, ये बेसिकली कहाँ है? पावर में है। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट सेकेंड होता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? जूल बोला जाता है, ठीक है। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। ये हो गया हमारा। बस हमारा लेक्चर यहीं पे क्या होता है? समाप्त होता है। बस एक बार हम फॉर्मूले का क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए चीज़ें क्या हो जाए? आसान हो। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए इस टेबल ऑफ कंटेंट को। तो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? Q इक्वल टू में नहीं था पहला। दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है? I इक्वल टू में Q बाई टी है। चलिए तीसरा फॉर्मूला V इक्वल टू में क्या है? ओम्स लॉ IR। चौथा फॉर्मूला हीट का फॉर्मूला क्या है? H इक्वल टू में आई स्क्वायर आर टी है। पांचवा फॉर्मूला पावर का, या एक रेजिस्टेंस को और पढ़ लेते हैं, रजिस्टिविटी का, R इक्वल टू में रो एल बाई ए होता है। छठा फॉर्मूला पावर का पढ़ लेते हैं, P इक्वल में क्या होता है? W बाई टी। और इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये हो गया पहला, दूसरा क्या हो गया? VI, तीसरा क्या हो गया? आई स्क्वायर आर, और चौथा क्या हो गया? V स्क्वायर अपॉन में आर। ये पावर के सारे फॉर्मूले हो गए। सातवां फॉर्मूला V इक्वल में क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। आठवां फॉर्मूला जब रेजिस्टेंस किस में हो? सीरीज के अंदर हो, तो सिंपल क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है जितने भी रेजिस्टेंस होंगे। नौवां फॉर्मूला जब पैरेलल में होता है तो 1 बाई आर पी इक्वल टू में 1 बाई आर वन प्लस में 1 बाई आर टू प्लस में 1 बाई आर थ्री होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब कुछ और टर्म जानते हैं, कुछ और टर्म्स जानते हैं जो कि हमारे लिए क्या होगा? इम्पोर्टेंट होगा। आइए दूसरा टर्म जानते हैं। अब क्या है? कुछ सिंबल उम्बल जानते हैं। सिंबल, फिर उनके नेम, फिर इनके एसआई यूनिट जानते हैं, ठीक है। तो सिंबल सबसे पहले क्या? क्यू। क्यू का नाम क्या होता है? चार्ज। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? कूलाम। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? सी से। क्यू के बाद क्या आएगा? आई। आई क्या होता है? मतलब करंट। करंट, तो करंट क्या होता है? करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। इसको किससे लिखते हैं? ए से, ठीक है। और टी क्या होता है? टाइम। और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। आई क्यू टी। वी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस।
इसका क्या होता है, वोल्ट होता है। और किससे दिखते हैं, इसको V से दिखते हैं। सारे SI यूनिट और सिंबल बता रहा हूँ, एकदम याद होना क्या है, जरूरी है। और क्या होता है, और R होता है रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो रेजिस्टेंस को क्या होता है, ओम होता है, और इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे बनाया जाता है। फिर आते हैं, इसको रो बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी, या इसका एक दूसरा नाम भी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, इस चीज को टेंस भी बोला जाता है। इसका क्या होता है, ओम मीटर SI यूनिट होता है। और क्या है, लेंथ हो गया, एरिया, पावर P से दिखाते हैं। P मतलब क्या होता है, पावर होता है। और पावर का SI यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। और इसको किससे दिखाते हैं, W से। फिर आते हैं, V हो गया, I हो गया, W आते हैं। W क्या होता है, वर्क होता है। और वर्क का SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और जूल को J से लिखाते हैं। वर्क के बाद आते हैं हीट द फॉर्म ऑफ, वैसे ही एनर्जी वर्क बात क्या है, सेम है, इसको हीट बोला जाता है। और इसका भी SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और क्या है, बस यही सब बातें हैं। तो इसके SI यूनिट, एक आध तो वैल्यू होते हैं, उन वैल्यू को भी क्या करना पड़ता है यार। जैसे एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 1 किलोवाट पर आवर में कितना होता है, 3.6 × 10⁻⁻19 होता है जूल, सॉरी -19 नहीं, 6 होता है। कितना होता है, 6 जूल हमारा होता है। एंड लास्ट में, एक कूलाम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलाम के अंदर हमारा होता है, जो कि पेपर में कई बार आ जाते हैं। तो कुछ वैल्यू है, उसके सिंबल और नेम है, और एक हमारे सारे फॉर्मूले, इस सारे 9 ही फॉर्मूले हैं टोटल। इस 9 फॉर्मूले में जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल है, सभी इन्हीं फॉर्मूले में क्या करेंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो और सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मोटिवेशन हमको देते रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और भी बनाते हैं। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।